राइट। Subtraction of factor by analytical method. Let two vectors A and B are at angle theta. R is equal to A minus B or R is equal to A plus minus B. इतना ठीक है। अब ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, एंड इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, राइट। अब ये एक वेक्टर है माइनस बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। इतना ठीक है? ओके। द एंगल बिटवीन A and minus B is 180 minus theta, right? By addition, R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos 180 माइनस थीटा। अगर हम A और B को ऐड करते तो ये एंगल कितना होता? थीटा होता। लेकिन हम किस किस को ऐड कर रहे हैं? A और माइनस B को। क्योंकि A और माइनस B को ऐड कर रहे हैं तो A और माइनस B के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो इसलिए हमने थीटा की जगह क्या रखा? 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस 2 cos थीटा। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर a प्लस बी करते तो क्या आता? अगर a प्लस बी करते तो आता प्लस 2ab cos थीटा। मान लो, एक मिनट रुक, R इज इक्वल टू ए प्लस बी करते तो क्या होता? R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि हमने माइनस किया तो इसलिए क्या आया? यहाँ पे माइनस आ गया। क्योंकि A और B को जब हम ऐड कर रहे थे तो उनके बीच का एंगल कितना था? थीटा। और जब हम A में से B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, A में से B को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब A में माइनस B को ऐड कर रहे हैं, तो जब A में माइनस B को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ 180 माइनस थीटा रखा। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ओके, क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। सो व्हाट इज द एंगल? एंगल कितना हुआ ए और बी के बीच में? अब देखो, ये दो डंडे क्या बोल रहे हैं कि ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, राइट? मान लो R1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी, एंड मान लो
R2 is magnitude of A minus B. So according to question, R1 is equal to R2. अब R1 कितना होता है? सम, एडिशन में होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड अंडर रूट है तो अंडर रूट हटा दो, हट जाएगा ना, हट गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos थीटा कब 0 होता है? जब एंगल 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझे? चलो मैं करता हूं। टू vectors are equal in magnitude. A is equal to B. कितना है वो निकालना है। इनका रिजल्टेंट 1 4 1 4, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये सब हमें दिया हुआ है। अब हमको मालूम है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम मान लेते हैं कितना है? x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos 90 0। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब रूट 2x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है? 1414 इज इक्वल टू x रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1000। सो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1000। समझ गए? राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये क्या चीज है? देखो, हम बहुत सारे वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बना सकते हैं ना। पॉलीगन लॉ लगाओ तो कितने वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बना दो। उसका रिवर्स प्रोसेस, एक वेक्टर को ब्रेक करके बहुत सारे वेक्टर बना दो, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, राइट। एडिशन का रिवर्स प्रोसेस, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं, रिवर्स प्रोसेस है। बहुत सारे जोड़ के एक बनाया, एक को तोड़ के बहुत सारे बना दिए, सो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द प्रोसेस of splitting a vector into parts, और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्या? कंपोनेंट। What is resolution? Resolution of vector is process in which we split the vector into component। एक वेक्टर को बहुत सारे कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। every component
is a vector and infinite component are possible, and infinite component are possible. जिसको भी हमने कंपोनेंट बोला वो खुद एक वेक्टर है, और कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, जितने मर्जी बनाओ। जैसे हम इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बना सकते हैं, ऐसे एक वेक्टर को स्प्लिट करके इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हैं। सो रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस in which a vector is splitted into component, और जो कंपोनेंट बने वो भी वेक्टर है, और कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे सिर्फ 3 कंपोनेंट पॉसिबल है। तो किसी वेक्टर को हम मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए तो वो सिर्फ 3 हो सकते हैं। तो rectangular component are the component of a vector, are the component of a vector perpendicular to each other, perpendicular to each other, directed along 3 dimensions, directed along 3 dimensions। कौन कौन सी? x, y, z, 3 डायमेंशंस की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? द कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमको मालूम है हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 3 कंपोनेंट किस डायरेक्शन में हो जाएंगे? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड in maximum 3 rectangular component along x-axis, y-axis and z-axis। मेरे ख्याल से इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको छापो, फिर आगे चलते हैं। मुश्किल टॉपिक है, लेकिन पूछना बिल्कुल बाद में, हाँ हाँ बोलते रहना बस, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। एक प्लेन है, प्लेन में सिर्फ 2 एक्सिस होती हैं। अ प्लेन कंसिस्ट 2 डायमेंशन, अ प्लेन कंसिस्ट 2 डायमेंशन। So only 2 rectangular component, only 2 rectangular component। कौन कौन से? XY और YZ और
zx are possible depending on plane containing vector, depending on plane containing vector। मान लो हमारा प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। अगर हमारा प्लेन वाई जेड प्लेन है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। और हमारा प्लेन एक्स जेड प्लेन है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग जेड एक्सिस। तो वो प्लेन कौन सी डायमेंशन में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन दो ही कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एक प्लेन क्या है, 2 डायमेंशन चीज है, 3 डायमेंशन चीज नहीं है। प्लेन 2 डायमेंशन चीज है। लेट नहीं, कंसीडर वेक्टर A in xy plane। Ax is component of A along x-axis, Ay is component of A along y-axis। हमने बोला था दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको हमने ए एक्स बोल दिया और जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसको ए वाई बोल दिया। अब ए एक्स और ए वाई क्या है, पार्ट ऑफ द वेक्टर के दो पार्ट है। हमने ए को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक ए एक्स और एक ए वाई। तो इसका मतलब ए इज सम ऑफ द टू। सो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। ए के दो पार्ट हुए, दोनों को वापस जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा। तो दैट इज सिंपल रूल। इसको नोट करो एक बार, इसमें कुछ पूछना है तो वो पूछो। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए एक्स ए वाई कैसे निकालते हैं वो लिखेंगे। ओके, चलो अब हम ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट करते हैं। ए एक्स ए वाई कितना है, राइट। लेट ए इन एक्स वाई प्लेन, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है आगे। लेट ए इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एंगल थीटा with x axis as shown। ये हमारी y एक्सिस, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस। ये हमारा वेक्टर, क्या नाम है इसका, a, और ये इसने बनाया एंगल थीटा। इसको मार्क कर लो O।
इसको मार्क कर लो OP। तो ये A क्या चीज़ है? A क्या है? OP वेक्टर है ना, OP वेक्टर A वेक्टर है, राइट। इतना तो समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, जो P पॉइंट है यानी A वेक्टर का हेड है, वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। तो परपेंडिकुलर डालते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, राइट। तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला, x एक्सिस पे, और ये परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पे, ठीक है। अब इनके नाम मान लेते हैं m और n। इनके नाम हम इमेजिन कर लेते हैं क्या? m और n, m और n, राइट। तो अब हमारे पास एक वेक्टर आ गया OM, और एक वेक्टर आ गया ON। मैं इसलिए अलग से बना रहा हूं सो दैट पता चले, है ना। एक वेक्टर आ गया ON। अब ये जो वेक्टर OM है, इसकी डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस। इसकी डायरेक्शन x एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x एक्सिस। और ये जो ON वेक्टर आया, इसकी डायरेक्शन क्या है? y एक्सिस। तो इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ A अलोंग y एक्सिस। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल OPM cos थीटा कितना हुआ? OM अपॉन OP। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू OM कितना है? AX, और OP कितना है? A। तो AX इज इक्वल टू A cos थीटा। तो ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी में हम साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PM अपॉन OP। PM कितना? AY, OP कितना? A। तो और ये साइन थीटा, तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो इस तरह से हम AX और AY की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ A is equal to AX प्लस AY, क्योंकि AX और AY A के दो पार्ट है, तो उनको जोड़ेंगे तो A आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, इसको रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल दे, तो ये दो साइड वेक्टर कौन से हैं? AX AY, और A क्या है? इनका सम। तो A को हम लिख सकते हैं AX AY। अच्छा, AX कौन सी डायरेक्शन में है? X एक्सिस में। AY कौन सी डायरेक्शन में? Y एक्सिस में। X एक्सिस का यूनिट वेक्टर, ओ पीछे याद करो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। X एक्सिस को हम I यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और Y एक्सिस को J यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। AX I कैप AY J कैप। AX I कैप का मतलब AX वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया और I कैप उसकी डायरेक्शन हो गई। तो जो X एक्सिस में वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड ax है और डायरेक्शन x एक्सिस। x एक्सिस डायरेक्शन को हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस डायरेक्शन को हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ay क्या हो गया इन डायरेक्शन ऑफ y, तो दैट इज j कैप, राइट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ax एज ax एंड ay आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। तो अगर एंगल 90 हो गया तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के करोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर ये ay है तो ये भी ay होगा। तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर, राइट। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a कॉस थीटा आई कैप प्लस a साइन थीटा j कैप, क्योंकि ax की वैल्यू कितनी थी, a कॉस थीटा, ay की वैल्यू कितनी थी, a साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें पूरे एपिसोड में हमने क्या किया, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, x एक्सिस में y एक्सिस में। उन दो कंपोनेंट में से एक होता है a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है a sin थीटा। तो इस तरह से दो कंपोनेंट हमें मिल गए। अब इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जिस एक्सिस से एंगल दिया होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक बार इसको छापो, फिर आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा और। चलो ये छाप लिया, राइट। एक छोटी सी चीज बस, उसके बाद फिर क्लास ऑफ। मान लो ये ऐसे होता, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वेक्टर a और ये एंगल थीटा। तो अब y एक्सिस से एंगल थीटा हो गया तो ay इज इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा और ax इज इक्वल टू a sin थीटा हो जाएगा। ये आप बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने किया। तो इसलिए ध्यान रखना, जिस एक्सिस से एंगल दिया है वो cos कंपोनेंट और दूसरा वाला y कंपोनेंट, ठीक है।